आधुनिक भारत के इतिहास से आज हम क्राउन के शासन का आरंभ, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, लॉर्ड लिटन और रिपन के उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत में क्राउन के शासन का आरंभ कब हुआ और कैसे हुआ। भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन को जिम्मेदार ठहराया गया। हम पहले पढ़ चुके हैं कि भारत में कई यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां व्यापार करने के लिए आई। उन्हीं में से एक थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटेन या इंग्लैंड की एक निजी व्यापारिक कंपनी थी। समय के साथ साथ ये कंपनी इतनी ताकतवर हो गई कि भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बन गई और इसने यहाँ के राजाओं को पराजित किया और भारत को अपने अधीन कर लिया। लेकिन इसकी जो नीतियाँ थी, इनके जो काम थे, उस वजह से भारत के हर क्षेत्र में इनके खिलाफ विरोध धीरे धीरे होने लगा और इसका परिणाम देखने को मिला 1857 ईस्वी की क्रांति के रूप में, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो ब्रिटेन में भी इस बात का विरोध हो रहा था कि भारत का शासन एक व्यापारिक कंपनी के हाथ में है, जिसका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना है। और 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा था कि इनकी नीतियाँ ऐसी है कि ये क्रांति हुई। तो फिर ब्रिटेन की सरकार ने कंपनी के शासन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। यह निर्णय लिया गया कि अब से भारत पर शासन ब्रिटेन की महारानी की ओर से तथा उसके नाम से होगा। यहीं से शुरू होता है भारत में क्राउन का शासन। तो क्राउन के शासन का आरंभ का अर्थ यही है कि जो भारत अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अधीन था, अब वो सीधे ब्रिटेन की सरकार, यानी उस समय सरकार की प्रमुख महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, तो महारानी के अधीन हो गया। ब्रिटेन का जो ताज है, यानी क्राउन है, उसके अधीन आ गया। तो यहीं से क्राउन के शासन का आरंभ होता है, यानी 1857 के बाद से। तो इसके लिए एक अधिनियम लाया गया, 1858 ईस्वी का अधिनियम, यानी एक कानून लाया गया जिसके माध्यम से ये हस्तांतरण हुआ। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने भारत पर बेहतर शासन हेतु अधिनियम के नाम से एक कानून पारित किया, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया तथा भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन की सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया और भारत पर शासन का पूरा अधिकार महारानी के हाथों में आ गया। यानी भारत पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसका अंत हो गया और अब भारत पर क्राउन का शासन, ब्रिटेन की महारानी का शासन शुरू हो गया। 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत इंग्लैंड में भारत सचिव की व्यवस्था की गई और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद बनाई गई, यानी एक पद बनाया गया, भारत सचिव। कुछ पुस्तकों में आपको ये भारत मंत्री भी लिखा हुआ मिलेगा, तो जो कि भारत का शासन देखेगा। ये व्यक्ति रहेगा इंग्लैंड में ही, लेकिन भारत के पर शासन चलाने के लिए भारत सचिव पद की व्यवस्था की गई और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद भी बनाई गई। इन 15 सदस्यों में से 8 को क्राउन, यानी ब्रिटेन की महारानी के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और 7 को निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये तय हुआ इस अधिनियम में। भारत सचिव ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का सदस्य होगा और उसे संसद में बैठने का भी अधिकार होगा। मतलब इसमें अधिकार भी डिफाइन किए गए थे कि भारत सचिव जो है वो जैसे ब्रिटेन में मंत्री होते हैं, उस तरह का उसको अधिकार होगा। वो वहाँ ब्रिटेन की संसद में भी बैठेगा। अब ये काम क्या करेगा? तो भारत सचिव को परिषद की अध्यक्षता करना, ये जो 15 सदस्यीय परिषद है, इसकी अध्यक्षता करना, समितियों का निर्माण करना और निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। यानी कि भारत पर शासन चलाने के लिए जो निर्णय लिए जाएंगे, तो परिषद की बैठकें होंगी, उसकी अध्यक्षता करना, उसमें अलग अलग कमिटीज़ बनाना कि कौन सी समिति क्या काम करेगी। फिर उसका मत किसी मामले को लेकर अगर सभी सदस्य सहमत नहीं होते हैं तो एक वोटिंग होती है ना, वोट डाले जाते हैं, तो इसका जो मत है वो निर्णायक माना जाएगा कि इसने जो बोल दिया वो राय होगी, फिर वो फैसला लिया जाएगा। यानी तो निर्णायक मत देने का अधिकार भी भारत सचिव को दिया गया, कुछ मामलों को छोड़कर।
भारत सचिव तथा उसकी परिषद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते भारत के राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। यानी इनकी जो सैलरी, इनका जो भी वेतन भत्ते निकलते वो कहाँ से निकलेंगे? भारत से जो आय होगी उसी से इनके वेतन भत्ते देने की व्यवस्था की गई। 1858 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत भारत में गवर्नर जनरल के पद को परिवर्तित कर उसे वायसराय का पद बना दिया गया। अभी तक, जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो भारत का जो एक प्रमुख अधिकारी होता था, प्रशासनिक अधिकारी, वो होता था गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था उसे। तो उसी पद का नाम बदल दिया गया। अब गवर्नर जनरल के स्थान पर उसको कहा जाने लगेगा वायसराय। तो इस पद को परिवर्तित करके वायसराय का पद बना दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे 1858 के अधिनियम के, जिसके माध्यम से भारत का शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर क्राउन के हाथ में गया, यानी ब्रिटेन की सरकार के हाथ में चला गया। अब हम देखते हैं महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज द्वारा भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेने की घोषणा करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। इस अवसर पर लॉर्ड कैनिंग ने भारत के लोगों तथा राजाओं के नाम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। 1 नवंबर 1858 को जो लॉर्ड कैनिंग, जो कि अभी तक क्या जाना जाता था? गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे कहा जाएगा वायसराय। उसने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया और उसमें ये घोषणा की, जो भारत में उस समय बहुत सारी रियासतें थी, राजा थे, तो उनके नाम, भारत के लोगों के नाम महारानी विक्टोरिया की तरफ से एक घोषणा पत्र पड़ा। और इस घोषणा में कहा गया कि महारानी ने ब्रिटेन की संसद की सलाह से भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया है। यानी एक तरह से औपचारिक घोषणा की गई। महारानी ने भारत के अपने प्रजाजनों से कहा कि वे रानी तथा उसके उत्तराधिकारियों के प्रति पूर्ण राज्य भक्ति बनाए रखें तथा उन लोगों की आज्ञा और शासन को मानने के लिए प्रेरित रहे जिन्हें रानी के नाम से तथा उसकी ओर से शासन का संचालन करने के लिए नियुक्त किया जाए। यानी एक तरह से ये कहा गया, महारानी खुद तो वहाँ नहीं थी, लेकिन उसकी तरफ से लॉर्ड कैनिंग ने ये पढ़ा कि महारानी ने अपने भारत के लोगों को, उन्होंने कहा कि प्रजा, भारत उसके अधीन आ गया ना, तो भारत के प्रजाजनों से कहा कि भारत के जो लोग हैं वो रानी और उसके उत्तराधिकारियों के प्रति अपनी भक्ति बनाए रखें और रानी जो भी जिसे भी मतलब शासन का संचालन करने के लिए नियुक्त करेगी, उनकी आज्ञा का पालन करें। लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। इसी घोषणा में इस बात को भी कहा गया कि लॉर्ड कैनिंग अब से भारत का पहला वायसराय होगा। तो चूंकि यही पद पहले किस नाम से जाना जाता था? गवर्नर जनरल के नाम से। तो कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो याद रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था। महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के राजाओं के साथ की गई सभी संधियों एवं समझौतों को स्वीकार कर लिया तथा उनके पालन का आश्वासन दिया। उक्त घोषणा के बाद साम्राज्य विस्तार की नीति का अंत हो गया। अभी तक जो देख रहे थे हम कि जैसे लॉर्ड डलहौजी जब यहाँ का गवर्नर जनरल बन के आया तो उसने एक वो हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाया, या जो उसके पहले वेलेजिली जो सहायक संधि, और इस सब के माध्यम से ये क्या कर रहे थे, जो भारतीय रियासतें, भारत के राजा थे, उनके ऊपर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर रहे थे या उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला रहे थे, ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना रहे थे किसी भी बहाने से। जैसे डलहौजी ने वो गोद लेने वाली नीति, दत्तक पुत्र वाली जो नीति थी, उसको बहाना बनाया, कुशासन का आरोप लगाया, इस तरह से बहुत सारे राज्यों को मिला लिया। तो इसको लेकर भी यहाँ के राजाओं में, जमींदारों में असंतोष था। तो एक तरह से इन्होंने ये घोषणा की कि भाई साम्राज्य विस्तार की नीति का तो अंत हो गया और जो भी आपके साथ संधियाँ समझौते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको हम मानेंगे। ऐसा नहीं है कि शासन बदल गया तो सारे समझौते खत्म हो गए। तो उसको, राजाओं को एक तरह से आश्वासन दिया कि अभी जो भी समझौते संधियाँ आपके साथ की गई है उसका पालन महारानी के द्वारा भी किया जाएगा। इस घोषणा में कहा गया कि उसे अपने प्रजाजनों पर अपने धार्मिक विश्वास सौंपने का कोई अधिकार नहीं है। कानूनों को बनाते समय भारतीयों की परंपराओं तथा रीति रिवाजों का ध्यान रखा जाएगा।
1857 का जो संग्राम था उसमें एक कारण ये भी माना जाता है कि जो ईसाई मिशनरीज़ थी जो यहाँ पर धर्म प्रचार कर रही थी और उसको लेकर भी कुछ कानून बदल दिए गए थे कि भारत में एक कानून था पहले कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता था तो उसको पैतृक संपत्ति नहीं मिलती थी, लेकिन इस कानून को बदल दिया गया था। क्यों? ताकि ईसाई धर्म का प्रचार हो सके। ऐसे ही कुछ सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी कुछ कानून लाए गए थे, जो सती प्रथा उन्मूलन कानून, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो बहुत सारे जो रूढ़िवादी उस समय लोग थे उनको लगता था कि ये हमारे परंपराओं पे, रीति रिवाजों पे हमला है, या ऐसा ही मिशनरीज काम करती थी तो उसको धर्म पे हमला समझा जाता था। तो वो असंतोष था इस बात को लेकर भी। तो ब्रिटेन की सरकार के द्वारा ये माना समझा गया कि ये कुछ कारण भी रहे हैं 1857 के विद्रोह के, तो उन्होंने इसमें घोषणा कर दी कि अब हम इस सब में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और आप देखेंगे कि जो भी कानून लाए गए समाज सुधार से संबंधित वो 1857 के पहले लाए गए, बाद में ब्रिटेन की सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई इस तरह की। किसी के साथ भी धार्मिक विश्वास, पूजा पाठ आदि के कारण पक्षपात नहीं किया जाएगा। प्रजाजन किसी भी नस्ल अथवा धर्म के हो, उन्हें सरकारी सेवाओं में प्रवेश पाने का अधिकार होगा, जिनके पास उसके लिए शिक्षा, योग्यता, ईमानदारी आदि अर्हताएं होंगी। ये एक अच्छी बात इसमें कही गई थी कि किसी के साथ भी धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जो भी योग्य व्यक्ति है, अर्हताएं पूरी करता है, उसको सरकारी सेवा में जाने का अधिकार होगा। इस घोषणा के द्वारा उन सब लोगों को बिना शर्त के क्षमा प्रदान कर दी गई जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया था। 1857 के विद्रोह में जो लोगों ने भाग लिया था, जिन लोगों ने, उनको माफ कर दिया। फिर यह भी कहा गया कि आंतरिक शांति की स्थापना के बाद उद्योगों तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और शासन का संचालन इस ढंग से किया जाएगा कि सभी प्रजाजन लाभान्वित हो, क्योंकि उनकी समृद्धि में ही हमारी शक्ति होगी। यानी उद्योगों और सार्वजनिक निर्माण के लिए भी एक आश्वासन दिया गया। तो यह था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जो एक तरह से औपचारिक घोषणा थी कि अब भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के द्वारा, यानी ब्रिटेन की सरकार द्वारा चलाया जाएगा, और उसमें कौन कौन से प्रावधान रहेंगे उस सब के बारे में। अब हम देखते हैं लॉर्ड लिटन का आंतरिक प्रशासन। 1876 में लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय बनकर आया था। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था। साहित्य की दुनिया में उसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। लिटन के शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, जैसे कि अबाध व्यापार की व्यवस्था। लिटन ने मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन देते हुए इंग्लैंड की सूती मिलों को लाभ पहुंचाने के लिए कपास के माल पर लगे आयात शुल्क को कम कर दिया। लिटन ने 29 वस्तुओं, जिसमें चीनी, लट्ठा आदि पर से आयात कर था, उसको हटा दिया। लेकिन ये जो निर्णय लिया गया था, ये भारतीयों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। ये फ़ायदा देने वाला था इंग्लैंड के उद्योगपतियों को। इंग्लैंड में जो सूती कपड़ा बनाने वाले उद्योगपति थे, वो जब अपना सामान भारत लाकर बेचते थे तो उनको यहाँ पर आयात शुल्क देना पड़ता था। इससे उनके सामान की कीमत बढ़ जाती थी, तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे इससे। तो एक मुक्त व्यापार के नाम पर ये सारे टैक्स हटा दिए गए ताकि इंग्लैंड के जो व्यापारी थे उनको फ़ायदा पहुँचे। दूसरा एक इसने काम किया था आर्थिक सुधार के क्षेत्र में, कि आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति को बढ़ावा दिया। प्रांतीय सरकारों को भूमि कर, उत्पादन कर, आबकारी टिकटें, कानून व्यवस्था, साधारण प्रशासन आदि पर व्यय का अधिकार दिया गया। यानी आर्थिक विकेंद्रीकरण, यानी जो पैसा है उसको खर्च करने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास ही ना हो, दूसरे उसको बांट दिया जाए और भी लोगों के पास उसका अधिकार। तो प्रांतीय सरकार को इसने कुछ अधिकार दिए आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति के अंतर्गत। लिटन की परिषद के सदस्य सर जॉन स्ट्रेची ने सभी प्रांतों में नमक कर की दर को बराबर करने का प्रयत्न किया, जिससे नमक की अंतर्राज्यीय तस्करी बंद हो गई और सरकार की आय में वृद्धि हुई। उस समय में जो अलग अलग प्रांत थे ब्रिटिश भारत के अंतर्गत, उसमें नमक पर अलग अलग टैक्स लगता था। तो जहाँ पे कम लगता था वहाँ पर स्मगलिंग शुरू हो जाती थी फिर वहाँ से। तो इसके लिए जॉन स्ट्रेची ने सभी प्रांतों में नमक पर जो कर की दर थी उसको बराबर कर दिया ताकि स्मगलिंग को रोका जाए और सरकार की आय में उससे वृद्धि हो। 1876-78 में भीषण अकाल और लिटन के सुधार कार्य। 1876 से 78 ईस्वी में भारत की जनता को भीषण अकाल का सामना करना पड़ा। भारत में भयंकर अकाल पड़ा था और इसका प्रकोप मद्रास, बम्बई, हैदराबाद, मैसूर सहित मध्य भारत और पंजाब के कुछ भागों पर था।
ब्रिटिश भारत में करीब 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, इतने बड़े पैमाने पर लोग मारे गए थे। तो इससे निपटने के लिए लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में अकाल आयोग का गठन किया। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ था लिटन के समय। इस आयोग ने अकाल को रोकने और उसका सामना करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे कि भाई अकाल है, अगर उस समय अकाल है तो उससे कैसे निपटा जाए और भविष्य में अकाल का इतना बहुत ज़्यादा प्रभाव ना हो, उसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। इस उद्देश्य से एक अकाल सहायता कोष की स्थापना की गई। अकाल की रोकथाम के लिए रेलों, सड़कों और सिंचाई के लिए नहरों, तालाबों, कुओं का निर्माण किया गया कि रेल सड़क के माध्यम से सहायता आसानी से पहुंचाई जा सके। नहरों, तालाब और जो कुएं वगैरह रहे तो फिर पानी की कमी नहीं हो, अकाल का प्रकोप कम हो। तो ये सब कुछ सुझाव दिए गए थे रिचर्ड स्ट्रेची का जो अकाल आयोग था उसके द्वारा। फिर एक महत्वपूर्ण घटना थी लिटन के समय की दिल्ली दरबार का आयोजन। अकाल की भयानक स्थिति के बाद भी 1 जनवरी 1877 ईस्वी को दिल्ली में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। हिंद यानी भारत और कैसर हिंद का मतलब है भारत की साम्राज्ञी यानी एक उपाधि देने के लिए लिटन ने दिल्ली में दरबार का आयोजन किया। एक तरफ तो भारत भयंकर अकाल से जूझ रहा था, लाखों लोग मारे जा रहे थे और दिल्ली दरबार के आयोजन में पानी की तरह पैसा बहाया गया। तो इस बात को लेकर लिटन की बहुत आलोचना हुई थी। फिर उसके समय एक कानून लाया गया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। भारतीय समाचार पत्रों में ब्रिटिश शासन की आलोचना को रोकने के लिए मार्च 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यानी भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम के माध्यम से लिटन ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। सिर्फ भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र ना, वर्नाक्यूलर, अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र नहीं थे। चूंकि उस समय जो यहाँ के समाचार पत्र थे, खासतौर पर भारतीय भाषाओं के, क्षेत्रीय भाषाओं के, वो सरकार की आलोचना करते थे, ब्रिटिश सरकार की, और लिटन को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। तो वो कानून लेकर आ गया कि सरकार की आलोचना नहीं हो। जैसे अकाल से जिस तरह से निपटा गया या दिल्ली दरबार में पैसा खर्च किया गया, उस चीज़ को लेकर भी बहुत आलोचना हो रही थी। तो उसको रोकने के लिए ये कानून लेकर आया कि अब जो भी अगर सरकार की आलोचना करेगा तो उसको उसका दंड दिया जाएगा। एक और कानून लाया गया, भारतीय शस्त्र अधिनियम। 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। इसके अनुसार कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के शस्त्र नहीं रख सकते थे और न ही उसका व्यापार कर सकते थे। यूरोपीय, एंग्लो इंडियन और कुछ विशिष्ट अधिकारी इस अधिनियम की सीमा से बाहर थे। यानी ये भेदभाव वाला कानून था कि भारतीय लोग नहीं रख सकते, यूरोपीय रख सकते हैं, एंग्लो इंडियन और कुछ अधिकारी वो भी रख सकते हैं बिना लाइसेंस के। तो इसका भी काफ़ी विरोध हुआ था। फिर वैधानिक नागरिक सेवा को लेकर कुछ नियम बनाए गए। 1879 ईस्वी में लिटन ने वैधानिक नागरिक सेवा की स्थापना की और ऐसे नियम बनाए जिसमें कुछ उच्च कुल के भारतीयों की ही नियुक्तियां की जाए। इसके अंतर्गत निश्चित किया गया कि भारतीय नागरिक सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज का 1/6 भाग भारतीयों द्वारा भरा जाएगा। जो इंडियन सिविल सर्विसेज यानी जो अभी जैसे हम देखते हैं ना आईएएस वगैरह, तो ये शुरुआत तभी हुई थी अंग्रेजों के समय ही। तो इसमें इसने कुछ परिवर्तन करने के लिए नियम बना दिए लिटन ने कि एक तो इसने ये चाहता था कि ज़्यादा कम से कम भारतीय इंडियन सिविल सर्विसेज में आए। तो उसने नियम ऐसे बनाए कि अगर कोई व्यक्ति मतलब इस सर्विस में जाना चाहता है तो उसको प्रांतीय सरकारों के द्वारा चुना होना चाहिए। इन्हें वायसराय की परिषद और भारत सचिव दोनों की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। ये चाहता था कि एक तो कम लोग आए और अगर कोई आए भी तो आम व्यक्ति तो आ ही नहीं सके इस सर्विस में। परीक्षा देने के लिए जो परीक्षार्थी थे उनको भी लंदन भी जाना पड़ता था, तो आम व्यक्ति कहाँ से जाएगा लंदन उस समय। तो परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु भी 21 वर्ष से घटाकर इसने 19 वर्ष कर दी। अधिकतम आयु 19 साल कर दी, बस उससे ज़्यादा फिर नहीं। तो इसके लिए लिटन की बहुत आलोचना की गई थी कि ये चाहता नहीं था कि भारतीय लोग इंडियन सिविल सर्विस में आए। शैक्षिक प्रगति के क्षेत्र में कुछ काम हुए थे। जैसे लिटन के कार्यकाल में सर सैयद अहमद खां की प्रेरणा पर अलीगढ़ में एक मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की गई। वर्तमान में यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना लिटन के समय हुई थी। लॉर्ड लिटन की नीतियों से भारतीयों में बहुत असंतोष फैल गया था और ये एक बहुत ही अलोकप्रिय वायसराय था भारत का।
उसके बाद वायसराय बनकर आता है रिपन, लॉर्ड रिपन का आंतरिक प्रशासन। तो लॉर्ड रिपन 1880 में वायसराय बनकर आया, जो कि 1884 तक उसका कार्यकाल रहा। लॉर्ड रिपन उदार तथा सुधारवादी वायसराय था। राजनीतिक और सामाजिक सुधारों में उसकी रुचि थी। वह प्रथम वायसराय था जिसने भारतीयों को भी अंग्रेजों के समान ही अधिकार दिलाने का प्रयास किया। एकदम उलट था लिटन के, वो बहुत ही भारतीयों से को पसंद नहीं करता था और ये भारतीयों को बराबरी का दर्जा देना चाहता था, सुधारवादी व्यक्ति था। तो लॉर्ड रिपन ने कुछ सुधार कार्य किए। सबसे पहले वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त करना। अपने सुधार कार्यों के अंतर्गत रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। यानी जो भारतीय भाषा के समाचार पत्र थे उन पर रोक लगाई गई थी लिटन के द्वारा, उस कानून को खत्म कर दिया। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था रिपन का स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। रिपन का एक महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करना था। बड़े शहरों तथा नगरों में नगरपालिकाओं का गठन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनाए गए। संपूर्ण भारत में जिला परिषदों और स्थानीय निकायों की स्थापना की गई। इन्हें कार्य करने के लिए स्वतंत्रता तथा आय प्राप्त करने के साधन उपलब्ध कराए गए। स्वशासन यानी खुद पर शासन करना, यानी ये चाहता था कि सब कुछ केंद्र और प्रांत के माध्यम से ही ना हो, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे मिलकर ऐसी संस्थाएं बने जो कि वहाँ पर कुछ क्षेत्रों में अपना शासन चलाए, वहाँ पर प्रशासन को देखे। तो इसने, जैसे अभी हम देखते हैं ना, पंचायत होती है, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये स्वशासन की संस्थाएं ही है। तो रिपन के समय में स्वशासन के संस्थाओं का विकास हुआ, और न सिर्फ विकास हुआ, इनको काम करने की आज़ादी भी दी गई, इनको पैसा भी दिया गया कि इनको आय के साधन, अगर पैसा नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे। तो प्रांतीय सरकारों को भी आदेश दिए कि इनको फंड दिया जाए। तो इन स्थानीय संस्थाओं को क्या क्या काम करने थे, तो स्थानीय स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा आदि विषयों का उत्तरदायित्व दिया गया। इनमें गैर सरकारी लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की गई। ऐसा नहीं कि लोकल लेवल पे काम हो रहा है तो वहाँ पे सब सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से मिलकर बना दी संस्था, नहीं, जो गैर सरकारी लोग थे, आम लोग थे, उनसे मिलकर ये कोशिश की गई कि इन संस्थाओं का में वो लोग जाएं और काम करें। इन सुधारों के कारण रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। फिर हमारे यहाँ प्राचीन भारत से स्वशासन की परंपरा चलती आ रही है। जैसे हमने चोल कालीन प्रशासन जो देखा था, उसमें भी स्वशासनिक की जो संस्थाएं हैं काफ़ी महत्वपूर्ण थी। लेकिन आधुनिक भारत में रिपन को स्वशासन का जनक माना जाता है भारत में। फिर रिपन के समय एक और महत्वपूर्ण काम हुआ था शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा सुधार हेतु हंटर आयोग। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु रिपन ने विलियम हंटर के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग को गठित करने का उद्देश्य यह था कि शिक्षा के प्रसार के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करें और 1854 ईस्वी में वुड्स डिस्पैच के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो दो उद्देश्य थे हंटर आयोग के। एक तो ये कि और बेहतर क्या किया जा सकता है भारत में शिक्षा के क्षेत्र में, उसके लिए अपने सुझाव दे, और दूसरा 1854 में एक चार्ल्स वुड ने एक योजना प्रस्तुत की थी जिसे कहा जाता है वुड्स डिस्पैच या वुड्स का घोषणा पत्र, जिसको भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। उसमें मतलब था कि किस माध्यम से शिक्षा दी जाए और ये सब कुछ उसके माध्यम से तय हुआ था। तो उसके बाद में भारत में क्या प्रगति हुई है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी हंटर आयोग को। तो इस आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में प्राइमरी और माध्यमिक स्कूली शिक्षा की उपेक्षा की गई है। विश्वविद्यालयीन शिक्षा पर अपेक्षाकृत ध्यान दिया गया है, यानी जो प्राइमरी और मिडिल लेवल की एजुकेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, यूनिवर्सिटी लेवल पे दिया गया है। इस आयोग ने यह सिफारिश की कि शिक्षण संस्थाओं पर से सरकारी नियंत्रण हटा देना चाहिए, मतलब सरकार हट जाए शिक्षा देने के काम से। प्राइमरी स्तर की शिक्षा का उत्तरदायित्व नगरपालिकाओं और जिला परिषदों को सौंप देना चाहिए और उनके कार्य का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षक होने चाहिए। उच्च शिक्षा का कार्य प्राइवेट संस्थाओं को दे देना चाहिए और सरकार को इन्हें अनुदान देना चाहिए। तो ये रिपोर्ट में कहा गया था, आयोग की रिपोर्ट में, और सुझाव जो दिए थे। सरकार ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, कुछ शर्तों के साथ में ये जो हंटर आयोग की सिफारिशें थी ये स्वीकार कर ली गई। अब रिपन के समय में कौन से आर्थिक सुधार हुए,
तो रिपन ने लॉर्ड मेयो द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति का अनुसरण करते हुए समस्त राजस्व को इंपीरियल मद, प्रांतीय मद और विभाजित मद 3 वर्गों में बांटा। जो भी आय होती थी राजस्व के से जो कर मिलता था, उसमें इसने उसको 3 भागों में बांटा। इंपीरियल मद मतलब केंद्र सरकार के लिए, प्रांतीय मद प्रांतीय सरकार के लिए, प्रांतीय सरकार के लिए, और विभाजित मद यानी ये केंद्र और प्रांत में बांटा जाता था। इस तरह से उसने 3 भागों में विभाजित किया, यानी पैसे पर ऐसा नहीं है कि पूरा केंद्र का ही नियंत्रण रहे, उसका विकेंद्रीकरण कर दिया, उसको बांट दिया। रिपन ने स्वतंत्र व्यापार की नीति का भी विकास किया। अनेक वस्तुओं से कर समाप्त कर दिया गया, नमक कर में भी कमी की गई। रिपन ने राजस्व तथा कृषि विभाग का पुनर्गठन किया। किसानों की दशा सुधारने के लिए बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित करवाया। तो ये कुछ सुधार थे। फिर रिपन के समय एक कानून लाया गया, फैक्ट्री एक्ट। रिपन के समय 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया, याद रखिएगा ये। इसमें यह निश्चित किया गया कि 7 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे एक दिन में 9 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे, और उद्योगपतियों को खतरनाक मशीनों के आसपास जंगला लगवाने के भी आदेश दिए। यानी बच्चों के काम करने के घंटे निश्चित हुए, और जो खतरनाक मशीनें होती थी उनके आसपास जंगला यानी जाल वगैरह, ताकि सुरक्षा बनी रहे, उस लगाने के आदेश दिए गए। फिर नागरिक सेवाओं के सुधार के भी प्रयास किए थे रिपन ने। भारतीयों को भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता था, और इसमें सम्मिलित होने की अधिकतम आयु 19 वर्ष थी। रिपन ने यह सुझाव दिया कि इन परीक्षाओं का आयोजन इंग्लैंड के साथ ही भारत में भी होना चाहिए, लेकिन यह सुझाव अस्वीकार कर दिया गया। मगर रिपन ने प्रत्याशियों के आयु में वृद्धि कराने में सफलता हासिल कर ली। अब यह आयु 21 वर्ष कर दी गई, मतलब जो पहले 21 से 19 हुई थी, तो ये वापस 21 कर दी गई। कुछ पुस्तकों में ये 22 भी लिखा है यहाँ पर। तो इसने कोशिश की थी कि इंडिया में भी हो एग्ज़ाम, लेकिन उसका सुझाव नहीं माना, लेकिन आयु वापस से बढ़ा दी गई। फिर एक महत्वपूर्ण काम हुआ था रिपन के समय, जनगणना। रिपन के आगमन से पहले भारतीयों को एक अनियंत्रित भीड़ समझा जाता था। रिपन अपने सुधारों को वैज्ञानिक ढंग से लागू करना चाहता था, जिसके लिए भारतीयों की जनसंख्या का पता लगाना आवश्यक था। कोई भी जो योजना है वो ला रहा था, तो उसको पता लगाने के लिए कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या है, किस हिसाब से किस योजना को लागू किया जाए, इसके लिए ज़रूरी है ना लोगों की संख्या पता होना। तो अभी तक तो एक भीड़ की तरह समझा जाता था भारतीय लोगों को, तो उसने जनगणना करवाई। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1881 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना की गई। ये भी याद रखिएगा कि 1881 में रिपन के समय भारत में पहली जनगणना हुई थी। फिर एक महत्वपूर्ण घटना है इसके समय की, इल्बर्ट बिल विवाद। 1837 ईस्वी के फौजदारी दंड संहिता के अंतर्गत किसी भी भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था। रिपन ने इस अन्याय को दूर करने के उद्देश्य से इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया। 1837 का एक फौजदारी दंड संहिता, मतलब जो आपराधिक कानून संहिता की, जिसके हिसाब से एक प्रक्रिया बनाई जाती है ना, किसी भी अपराध और जो होते हैं उससे कौन सी प्रक्रिया का पालन होगा, वो जो एक कानून था फौजदारी दंड संहिता 1837 की। उसमें ये कहा गया था कि कोई भी भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों को नहीं सुनेगा। यानी एक भेदभाव, भले ही वो जज है, लेकिन वो अगर इंडियन है और अपराधी यूरोपीय है, तो उसका मुकदमा इंडियन जज नहीं सुनेगा। तो रिपन ने इस अन्याय को दूर करने के लिए इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य यह था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए, भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्ति समान कर दी जाए। लेकिन भारत में ही रहने वाले अंग्रेजों ने इस बिल का बहुत विरोध किया, और अंग्रेजों के इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। वो कह रहे थे कि अच्छा, ये काले इंडियन हमारा फैसला करेंगे, अब कोई भारतीय अंग्रेज को सजा सुनाएगा, इस तरह की सोच थी उनकी। तो इसका बहुत विरोध हुआ, ये बिल पास नहीं हो सका, वापस लिया गया, कुछ संशोधनों के साथ फिर पेश हुआ था। तो इस वाद विवाद का एक फायदा ये हुआ कि भारतीय जनमानस पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और उनको ये लग गया कि अंग्रेज जो हैं वो हमको समान नज़र से नहीं देखते, और हमको कभी भी न्याय इनसे नहीं मिलेगा। तो एक राजनीतिक चेतना का संचार हुआ इल्बर्ट बिल विवाद से। तो रिपन की मंशा बहुत अच्छी थी, लेकिन जो अंग्रेज दूसरे लोग थे, यहाँ पर रहने वाले भी जो अंग्रेज थे, उन्होंने काफ़ी विरोध किया था इसका। इल्बर्ट बिल पर हुए विवाद के कारण लॉर्ड रिपन ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया,
और लॉर्ड रिपन के कार्यों ने उसे भारत में लोकप्रिय बना दिया था और भारतीय उसे सज्जन रिपन के नाम से याद करते थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा है और उसके शासनकाल को भारत के स्वर्ण युग का आरंभ कहा था। तो बहुत ही लोकप्रिय जितने वायसराय हुए भारत में, उनमें सबसे लोकप्रिय वायसराय माने जाते हैं लॉर्ड रिपन, जिन्होंने काफ़ी वो चाहते थे वाकई में कि भारत के लोगों को अधिकार मिले, लेकिन उनके सारे जो साथी और या दूसरी जो सरकार में लोग थे वो उनसे सहमत नहीं थे और इस वजह से आखिर में उन्होंने अपना पद से त्यागपत्र दे दिया था। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।